एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिता's विजन। सो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जल्दी ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आज से हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली क्लास 9, 10th, 11th, 12th का जो साइंस पोर्शन है वो सारा सब कुछ हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो आज जो साइंस का हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर है उसके बारे में हम समझेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ बहुत ही टफ है, क्योंकि बहुत सारे जो जिनको मैथ्स पसंद होती है उनको बायोलॉजी नहीं समझ आती है, और जिनको बायोलॉजी समझ आती है उनको मैथ्स नहीं समझ आती है। तो किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली जो हमारा यहाँ पे कंटेंट है आपके क्लास 9th का। जैसा कि ऑलरेडी मैं एक वीडियो के थ्रू बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कितने आपके यहाँ पे कंटेंट है और उनको हम कितने घंटे में कवर करा देंगे। मतलब आपकी कितनी क्लासेस होंगी। अगर हम 10 मिनट का भी लेक्चर लेंगे तो उसमें हम एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरह से बिल्कुल वो दिमाग में ना बैठ जाएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ में सब कुछ समझा देंगे। तो फटाफट से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जब भी वीडियो आपसे अपलोड होता है तब से आपको तुरंत का तुरंत वीडियो देख लेना है। क्योंकि कभी होता है ना कि हम बाद में देख लेंगे ना, फिर वो बाद का ही बाद में रह जाता है, फिर कोई देखता नहीं है। इसलिए आज से अपनी जो क्लासेस हैं उनको बिल्कुल टाइमली रखो और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मेरे साथ शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि आज से हम आपका ना प्रॉपर मैंने एक वो बना लिया टाइम टेबल कि आपका जो भी चैप्टर है वो इतने देर में ख़त्म करना है, ऐसे ख़त्म करना है, वैसे ख़त्म करना है। और आपको ना प्रॉपर ना वो ख़त्म नहीं करना है, आपको समझा के उस चैप्टर को पूरी तरह से एंड करना है। उसके बाद हम रिविज़न शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है बायोलॉजी चैप्टर 1, मतलब बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में थ्योरी और एमसीक्यू सीरीज हमारी चलती रहेगी। हम यहाँ पे बेसिकली अभी थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको पता ही होगी, मैटर इन अवर सराउंडिंग, ये हमारा पहला चैप्टर है जिसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि उसके लिए हम नंबर ऑफ आवर्स जो है ना वो 4 घंटे के अंदर हम ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। तो ये बेसिकली मैंने जो शेड्यूल बनाया है वो 2 महीने का बनाया, 2 से 3 महीने का ये शेड्यूल बनाया हुआ है। और ये 2 से 3 महीने में आपका पूरा क्लास 9th का साइंस चैप्टर पूरा का पूरा साइंस वाला पोर्शन में पूरी तरह से आपका क्लियर करा दूंगी। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड हमारा आता है इस मैटर अराउंड अस प्योर, नेक्स्ट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एंड नेक्स्ट है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देन टिश्यूज, देन मोशन, देन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, देन ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड एंड इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसमें हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब आ जाता है। तो स्टार्टिंग के जो बेटा जो 4 चैप्टर हैं वो हमारे आते हैं केमिस्ट्री के। देन 5, 6, 7 जो है 5, 6 जो चैप्टर है वो हमारा बायोलॉजी का आता है। फिर 7, 8, 9, 10 जो चैप्टर है 11 तक का, ये 5 चैप्टर हमारे आते हैं फिजिक्स के। फिर हमारा 12 जो आता है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आ जाते हैं। सो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी का हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 2 चैप्टर हैं। माना कि वो 2 चैप्टर के अंदर आपको बहुत टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे, तो वो 2 चैप्टर को हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में फटाफट से सबसे पहले उन्हीं को समझेंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसा कि हमेशा मैंने बोला है कि आप अगर कोई चीज़ शुरू कर रहे हो ना, तो उसके बारे में ना उस चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप वो चीज़ को आगे तक प्रोसीड कर सकते हो। तो बेसिकली द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात हम अगर करें तो फंडामेंटल अगर हम बात करें तो वो होता है एक बेस। आप लोग ने पिज़्ज़ा तो खाया ही होगा, तो पिज़्ज़ा का एक होता है बेस, उस बेस पे ही वो सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं वो रखी जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा एक यूनिट ऑफ लाइफ है ना, उसका एक बेस है जिसपे एक लाइफ के बारे में, जैसे चाहे वो किसी भी एनिमल की हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग की हो, उस लाइफ को हम यहाँ पे परफॉर्म कराते हैं। तो एक तरह से अगर हम बोलेंगे द फंडामेंटल यूनिट का मतलब, अगर हम एक तरह से माला की बात कर ले, जो नेकलेस आप पहनते हो, तो उसमें अगर एक पर्ल नहीं होगा, एक एक पर्ल से मिल करके ही वो पूरा माला बनाया जाता है। तो मतलब एक यूनिट जो है ना वो हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल का मतलब होता है बेस, उस बेस पे छोटी छोटी यूनिट की जो लाइफ होती है उनका परफॉर्मेंस, क्लियर। तो हम अगर इसके बारे में बात करें द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एग्जैक्टली होता क्या है, तो उसके बारे में हम सभी का आंसर आना चाहिए कि सेल, जो हमारा सेल है, हमारी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस यूनिवर्स में वो सारी की सारी सेल से बनी होती हैं। जो सेल है वो बहुत ही छोटा होता है। अब वो छोटी छोटी चीज़ से ही मिलके हमारी बॉडी भी बनी है, चाहे वो कोई भी चीज़ लो। अगर ये पेन की भी बात करूंगी ना, तो ये छोटी छोटी एटम मॉलिक्यूल ये सब मिलके बना होता है। तो वो जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे मिलके हमारा ये प्रोडक्ट बना है। तो हम बोलेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो पहली लाइन जो लिखी हुई है मैंने एग्जैक्टली वही लिखी है। ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगी, पीपीटी को हम पीडीएफ फॉर्म में बना करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और ये जो नोट्स
हैं, हम जो रिटन नोट्स बना रहे हैं, वो रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पे ना मैसेज कर दीजिएगा, वो सारे रिटन नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। बेसिकली अभी हमारा ये पहला लेक्चर है, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलेगा कि हम रिटन नोट्स कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, पीपीटीज कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पीडीएफ को जरूर से ले लेना, और ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो सेल है, जैसे हमने बोला कि सेल कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक फॉर्म में सेल होती है, कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो कोई एक सिंगल सेल हो, चाहे वो मल्टीपल सेल्स हो। तो मतलब दे आइदर एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेल और एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल। मतलब आप सिंगल सेल यहाँ भी पाई जाती है और मल्टीपल सेल्स भी पाई जाती है। अगर हम अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, तो ये सब ना अलग अलग सेल, चाहे इसमें कोई होता है मल्टीपल सेल से, इसमें कोई बना होता है सिंगल सेल से, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम अगर सेल की बात करें तो कुछ सेल्स मिलके ही हमारे टिश्यू बनाते हैं। जैसे हमने बोला कि एक, जैसे ये अगर पेन बना है ना, तो एक ये पेन को ले लो या एक बॉल को ले लो, वो जो बॉल बन रही है ना, तो उस रबड़ से बनी है, वो रबड़ बनी है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है ना, दैट इज कॉल्ड सेल। यही चीज़ रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक ने बेसिकली क्या किया हुआ था, जो कॉर्क होती है ना, एक स्लाइड, मतलब बहुत ही थिन स्लाइड उसकी काट ली थी। वो स्लाइस को उन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप के अंडर, माइक्रोस्कोप उन्होंने ऑब्जर्व किया। बेसिकली यहाँ पे हम अगर बात करें, वो जो माइक्रोस्कोप था वो भी उन्होंने ही बनाया था, रॉबर्ट हुक ने। तो वो जो उन्होंने कॉर्क की वो थिन स्लाइस ली, उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, तो उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर परफॉर्म हुआ। तो ऐसा स्ट्रक्चर देखा, तो कुछ ये जो आप देख रहे हो ये अंडर द माइक्रोस्कोप है, और ये अगर आप देख रहे हो तो नॉर्मली कॉर्क टिश्यू है, कि मतलब जो कॉर्क है उसके बारे में ये दिखाया गया है। तो एक हनी कॉम्ब के जैसा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर परफॉर्म किया गया। तो उन्होंने बोला कि यही जो है ये सेल है। तो उन्होंने इस तरह से इसका प्रोडक्शन किया और उसके बाद इसका नाम दे दिया कि ये हमारी आती हैं सेल। तो ये कॉर्क टिश्यूज़ हैं। ये टिश्यूज़ अगर एक छोटे छोटे सेल देखोगे तो इसका हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये चीज़, तो हम ये ले लिए कि एक ये सेल है। अब यही सेल देख सकते हो कि इन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, और इस स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं क्या, एक कॉर्क टिश्यू। मतलब बहुत सारी सेल मिलके एक टिश्यू बनाती हैं, और बेटा यही सारे जो सेल्स हैं ना, यही सारे टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और वो ऑर्गन बना के ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और उसी ऑर्गन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं बनता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इन केस कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम अगर बात करेंगे, देखो यहाँ पे आपके लिए जो एग्जाम के बेसिस पे हम देखें तो इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि एग्जैक्टली हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, वो सेल होता है। फिर हम बात करते हैं कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर हम बात करते हैं कि इस सेल को किसने बनाया, मतलब ये जो प्रिवेंट किया गया है, डिस्कवर किया गया है, इसकी डिस्कवरी किसने की है, वो किया है रॉबर्ट हुक ने। कभी कभार ऐसा होता है कि ईयर पूछ लिया जाता है कि किस ईयर में किया है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख लीजिएगा 1665 में ये बनाया गया है। 1665 में ये सेल का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, तो कैसे किया गया ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। एक कॉर्क की उन्होंने थिन स्लाइस ली, और वो थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्व किया। उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन में देखा कि वहाँ पे कुछ पोर्स पाए गए। पोर्स तो आप जानते होंगे, पोर्स इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह के उन्होंने पोर्स देखे, और इन्हीं पोर्स को इन्होंने बोल दिया कि हाँ ये जो पोर है, इन्हीं को हम नाम देते हैं सेल्स। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि कैसे सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो आप बता दीजिएगा कि कॉर्क की थिन स्लाइस से उन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप देखा, तो उनको पोर दिखाई दिया, उन्हीं पोर्स को इन्होंने बोल दिया सेल। यहाँ पे आप देख रहे हो एक जीआईएफ मैंने इंक्लूड किया है इसके अंदर। जीआईएफ में आप क्या देख पा रहे हो, एक यूकैरियोटिक सेल है और एक प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसमें बहुत सारा सब कुछ आ रहा है कि प्रोकैरियोटिक में यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, यूकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ही हमारी होती है सेल का डिफ्रेंशिएशन। जो सेल है ना वो कई सारे उसके पार्ट्स होते हैं, वो हम अलग अलग फॉर्मेशन में पढ़ेंगे, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर, फिर आगे जाकर के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बदल जाते हैं। इनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, फिर बेटा ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये पेज आपके लिए ना पूरा जिंदगी भर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि डिस्कवरी आपसे बहुत पूछी जाती हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया, लिवेनहॉक ने क्या डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, पुरकिंजे ने क्या डिस्कवर किया, और शील्डन श्वान ने क्या डिस्कवर किया। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा। रॉबर्ट हुक ने बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कॉर्क स्लाइस थी उसके अंदर में देखा कि कौन सी क्या
पोर्स हैं उन पोर्स को हमने सेल बोल दिया। इसके बारे में लिवेनहॉक ने यहाँ पे 1674 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। 1674 में जो लिवेनहॉक थे उन्होंने बोला कि जो पॉन्ड वाटर होता है उसमें जो भी वो पड़ा हुआ है बस उसको उन्होंने बोल दिया कि वहाँ पे सेल्स जो है, अगर आप पॉन्ड वाटर में जाओगे तो उसमें भी सेल्स जो होती हैं वो पाई जाती है, उनका फॉर्मेशन वहाँ भी होता है। तो फाउंड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर में भी सेल्स पाई जाती हैं, ये लिवेनहॉक ने बोल दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बोला, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो कि जो हमारा सेल होता है ना, सेल का जो मिडिल एरिया होता है, मिडिल एरिया में पाया जाता है एक न्यूक्लियस, और वो बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है ना, वो न्यूक्लियस जो मिडिल की जो भी मैकेनिज्म होती है उनको कंट्रोल करता है, तो हम उसको सेल बोलते हैं। तो सेल के मिडिल का पार्ट होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में किसने रिकॉग्नाइज किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। पुरकिंजे ने बोला कि जो वो सेल होती है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो सेल होती है उसके बीच में तो न्यूक्लियस बोल दिया रॉबर्ट ब्राउन ने, कोई बात नहीं है भैया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का परफॉर्मेंस कर दिया। अब हम परफॉर्म करेंगे प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म जिसको आप पढ़ते हो साइटोप्लाज्म, तो वो साइटोप्लाज्म होता है उसी सेल में, तो न्यूक्लियस के जस्ट बगल बगल में वो लिक्विड टाइप का रहता है, उसी लिक्विड टाइप को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, या फिर हमने बोल दिया साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर शील्डन एंड स्वान ने क्या बोला, श्वान बोलते हैं, शील्डन एंड श्वान ने क्या बोला कि जो यहाँ पे सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स मिल करके ही एक सेल थ्योरी बना देती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल्स, तो उसी में वो सेल थ्योरी बनाई, और वो सेल थ्योरी किसने बनाई, शील्डन एंड श्वान ने। तो ये चीज़ के लिए आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा कि किस ईयर में बनाई, क्या किया, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्जैक्टली उन्होंने सेल थ्योरी में कहा क्या। तो हम आपको इतना बता दे रहे हैं कि कुछ भी टफ नहीं है सेल थ्योरी में, बहुत ही ईजी है। बस उन्होंने ये बोला कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है सेल, जो सेल है वो एक स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी परफॉर्म करती है और फंक्शन भी परफॉर्म करती है। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसे, जो ये स्किन है हमारी, इसमें भी सेल्स प्रेजेंट है बेटा। अगर हम एनिमल की बात करेंगे, एनिमल की जो बॉडी है उसमें भी बेटा सेल प्रेजेंट है। और कहीं ना कहीं देखा जाए फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, भाई रेस्पिरेशन कर रहे हो वो बाय द सेल, सेल से कर रहे हो। आप अगर एक्सक्रीशन कर रहे हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें भी सेल्स परफॉर्म करती हैं। तो आप ये याद रखना, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो सेल होती है, और यही हमारा सेल थ्योरी है। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये सभी को पता भी है। एक पॉइंट और है जो आपको नोट डाउन करना होगा, जो सेल्स होती हैं वो फॉर्म्ड होती हैं प्री एग्जिस्टेंट सेल से। ये चीज़ कैसे, अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जब भी हमें कट लग जाता है, तो कट लगता है, तो जैसे ये कट लग गया तो वहाँ पे अब हमेशा के लिए होल हो जाना चाहिए ना, वहाँ पे वो होल नहीं होता है ना। होल क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बेटा ना प्री एग्जिस्टिंग सेल पड़ी होती हैं, और वो सेल क्या कर लेती हैं, वो जब कट लगा होता है तो वो सेल हमारी ये सोचती हैं कि भाई बाहर से, क्योंकि देखो जब यहाँ पे अभी आप सेल पढ़ोगे ना, तो सेल के बीच में आप न्यूक्लियस पढ़ोगे और एक पढ़ोगे साइटोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म, जो अभी हमने बताया था कि किसने परफॉर्म किया था, उसको प्रोटोप्लाज्म को परकिंसन ने परफॉर्म किया था। तो वो जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो ये डिसाइड करता है कि इस सेल के बाहर क्या जाएगा और इस सेल के अंदर क्या आएगा। ठीक है, बेसिकली जो उसकी बाहर की लेयर है, वो बाहर की लेयर जो हमारी रहती है सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन ये डिसाइड करती है कि बाहर से कौन सी चीज़ अंदर जाएगी और कौन सी अंदर की चीज़ बाहर जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे ये करते हैं, जो ये अंदर प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है ना, तो वो देखती है अरे कट लग गया, तो वो देखती है बाहर के बैक्टीरिया वायरसेस सब अंदर आने लग जाएंगे, तो वो धीरे 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 प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होती है ना, वो नई सेल का फॉर्मेशन करके यहाँ पे वो होल को कवर कर देती हैं। तब जिसको बोलते हैं ना कि अरे इस पे तो ये कुछ ऐसा जम गया है, वो जब ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, तो वो ब्लड क्लॉटिंग में वो ऊपर रेड कलर की जो ब्लड सेल्स होती है ना, वो आकर के आपकी कवर कर लेती हैं उसको। तो हाँ, वो होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि आकर के नई फॉर्मेशन कर देती हैं सेल्स का। ठीक है, अब इन्हीं सेल में बात करेंगे, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनि से पता होना चाहिए सिंगल सेल के जो होते हैं, जैसे अमीबा की बात करेंगे तो बेटा वो सिंगल सेल होता है, मतलब यूनिसेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर में बात करोगे तो एक या दो से कई ज़्यादा सेल से मिलके बना होता है, तो वो होता है मल्टी सेलुलर। तो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलेंगे, दैट ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन वेरियस सेल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, फंगी और एनिमल्स। तो ये सब होते हैं मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे ना इस चीज़ को बिल्कुल भी भूलना मत, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई कि जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग सेल पड़ी होती हैं, उन्हीं से यहाँ पे नई सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बेटा
जब यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात करी जाती है ना, तो यूनिसेलुलर का भी एग्जाम्पल पूछा जाता है, मल्टी सेलुलर का भी एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो यूनिसेलुलर में अमीबा वगैरह बता देना, और मल्टी सेलुलर में आप प्लांट्स वगैरह, फंगी वगैरह, इन सब के बारे में बता देना। और बेटा यहाँ पे जो सेल होती है ना, इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखना कि कई सारी सेल्स जो होती है ना, वो कैपेबल होती हैं अपने शेप को चेंज करने में। तभी आप एग्जाम में क्या करके आते हो, एग्जाम में ये करके आते हो कि अमीबा आया हुआ है कि हाँ भैया हम अमीबा बना के दो, आपने कोई भी स्ट्रक्चर बना दिया लेकिन अंदर की लेबलिंग आपने सही करी। तो ऐसा अगर होता कि अमीबा का एक ही परमानेंट स्ट्रक्चर होता, तो आप जो एग्ज़ाम में बना के आते हो ना, उसमें 0 नंबर मिलते। ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि अमीबा जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर बदलता रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर की चीज़ें छोड़ के। आराम से वो अपना शेप आराम से चेंज कर सकता है, कोई भी इशू नहीं है। शेप और साइज़ दोनों चेंज हो सकते हैं, डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ के होते हैं, तो उसके लिए याद रख लीजिएगा। और कौन कौन से सेल्स होते हैं, नर्व सेल हो गई, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स हो गई, मसल सेल हो गई, भी हम बहुत सारी सेल्स पढ़ेंगे, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो एनिमल सेल, प्लांट सेल, इसके बारे में हम क्लियरली आगे बात करेंगे, और ये हमारा पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एक तरह से स्ट्रक्चर है, जो 3 फीचर्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है सेल का। ये आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे ये सेल है, जस्ट अ सेकेंड, ये सेल है, ये सेल है। इसमें आप देखोगे बाहरी की लेयर क्या कर रही है, वो सेल मेम्ब्रेन है। ये पता है क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन बोलती है कि भैया जिसको अंदर आना है मुझसे पूछ के आएगा, और जिसको बाहर जाना है वो भी मुझसे पूछ के ही जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अच्छी चीज़ें बाहर निकल जाए और हम निकलने देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि किसको अंदर एंट्री लेनी है और किसको बाहर एंट्री लेनी है। दूसरी बात, इसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, जो अभी मैंने बताया था। न्यूक्लियस क्या करता है कि मिडिल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये डिसाइड करता है कि मिडिल में जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो ठीक हो रही है नहीं हो रही है। और जो साइटोप्लाज्म है, जो भी इसके अंदर गंदी चीज़ें होती हैं उनको डिसॉल्व कर लेता है। ये लिक्विड का जैसा होता है, इस वजह से डिसॉल्व कर लेता है। सो बेसिकली ये होता है हमारा सेल का प्रॉपर तरह से स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे ये भी पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ न्यूक्लियस एंड व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में ना हम आगे भी बहुत अच्छे से तरह से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ जाओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि वो ये डिसाइड करती है कि एक्सटर्नल कौन सा पार्ट अंदर जाएगा और बाहर का जो है अंदर जाना और अंदर का जो है वो बाहर जाना, वो डिसाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेटा इसी वजह से हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेलेक्ट करता है कि कौन सी चीज़ अंदर जाएगी और कौन सी चीज़ बाहर जाएगी। और ये हमारी है पूरी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड सब कुछ प्रेजेंट रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स भी रहते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो फर्स्ट आपका पार्ट 1 में जितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता रही हूँ। फिर बेटा न्यूक्लियस की बात करोगे ना, न्यूक्लियस में बेटा डीएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है, और ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो जीन्स समझ रहे हो, आप आए हो, आपके पापा मम्मी के जीन्स आपके अंदर होंगे। वैसे एनिमल्स की बात होती है, वैसे सेल्स की बात होती है, सब में यही सेम चीज़ होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो जीन्स होते हैं ना, उसमें एक पार्ट होता है क्रोमोजोम का। क्रोमोजोम के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो जेनेटिक मटेरियल क्या बताता है कि हाँ भैया ये किस जीन से आया है, ये किस उससे आया है, स्पीशीज से आया है, वो बताता है। फिर डीएनए और प्रोटीन की बात करेंगे। बेसिकली डीएनए क्या करता है, ये हमारा कंस्ट्रक्ट करता है न्यू सेल्स को, और प्रोटीन क्या करता है, ये पैकेजिंग करता है। जो कंडेंसन होता है ना, कंडेंसेशन जो होता है ना इसका डीएनए का, उसके बारे में बताता है कि हाँ इसमें आगे क्या होने वाला, वो तो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिकली जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम समझ रहे हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में अभी मैंने बताया कि जो भी वहाँ पे फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होते हैं, अगर उसमें कोई भी अजीब या गंदी चीज़ होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इन्फेक्टिव चीज़ होती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको वो डिसॉल्व कर लेता है और हमारा आगे प्रोसीड हो जाता है। फंक्शन क्या करता है, सपोर्ट करता है और सस्पेंड करता है जितने भी गंदे मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेलुलर प्रोसेस होती है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में अगर हम बात करेंगे, जो प्रोटीन होता है उसका फॉर्मेशन भी कराता है। अगर उस लिक्विड को कोई अच्छी चीज़ चाहिए होती है तो साइटोप्लाज्म उसको देता है। ठीक है, और ये अलाउ करता है मूवमेंट को, सब्सटेंस के मूवमेंट को अलाउ करता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो भी यहाँ पे सेलुलर वेस्ट होते हैं उनको भी डिसॉल्व करता है। ये बेटा हमारा फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म का। मुझे लगता है कि इतनी चीज़ पार्ट 1 में इनफ है। इन केस इसमें कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न होती ना तो आप बता देना। मैंने बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। बेसिकली आप यहाँ देखोगे ना, मिडिल में है, मिडिल की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं,
फ्लूइड लाइक है, फ्लूइड में जो भी हमारे प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स जो भी प्रेजेंट हैं। बाहर है तो ऑब्वियस है जो भी बाहर की गंदी चीज़ें होंगी अंदर एंट्री नहीं होनी है। तो ये इसी वजह से मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ पे आप बने रहना, एक एक चीज़ क्लियर होनी है। और वैसे यहाँ पे हम आपको ना वो जो MCQs होते हैं, ये जब भी चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद जो भी उतना हम पढ़े, जितना भी टॉपिक पढ़े होंगे ना, उन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपके MCQs लास्ट में अपलोड कर दूंगी। बेसिकली 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस करेंगे और उन डेली प्रैक्टिस से ना आपका बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है। आप चीज़ें देखिएगा। आपने अगर अभी तक नहीं अपना क्लास 9 शुरू किया ना, अब आप मेरे साथ शुरू करना। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरह से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम धीरे धीरे क्विज भी शुरू करेंगे। अभी तो ये स्टार्टिंग था तो इस वजह से क्या पता इतना इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन यस मैंने कोशिश करी है क्योंकि मैं बहुत जल्दी में सारा सब कुछ मैं ऐड ऑन करी हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतना इंतज़ार में थे। अनअकैडमी वाले बच्चे भी बहुत सारे ऐड होंगे, हमें पता है बहुत अच्छे से कि वो देख रहे होंगे, तो उनको बहुत अच्छे से पता भी होगा कि मैम किस तरह से क्या बता रही हैं, क्योंकि वो पहले से जुड़े हो तो उनको आइडिया है मेरे क्लासेस का। आप नए जुड़े हैं तो जो भी नए जुड़े हैं वो आगे जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी ये फर्स्ट लेक्चर था। धीरे धीरे हम आपको और इम्प्रूवमेंट करके देंगे और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जिससे कि आपको ना समझने में थोड़ा सा ईजी में समझ आ जाए, ठीक है, परेशानी ना हो, ठीक है। चलो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पे इनकेस कोई क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजिंग भरा डाउट रहता है तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।